हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का नीमे टेक्निकल क्लासेस में। तो मैराथन का जो सीरीज हमारी चल रही है, उस सीरीज का एक नया सेशन लेकर मैं आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं, एक उद्देश्य के साथ, एक लक्ष्य के साथ। और आज का जो हमारा टारगेट है वो ये है कि जितने भी नए नए प्रकार के सवाल आते हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उन सभी सवालों को आज हम सॉल्यूशन करेंगे। और उन सभी सवालों का जो कंटेंट है वो मैं बहुत ही खास तरीके से बना करके लाया हूं। तो आपसे मेरा एक ही गुजारिश रहेगा कि शुरू से लेकर के क्लास को अंत तक देखिए, ताकि आपको ये समझ में आए कि एग्ज़ाम का लेवल कितना हाई हो सकता है। जब आप टाइम देंगे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए, इस मैराथन क्लास को टाइम देंगे, तब आप समझ पाएंगे कि आपको कितना आता है और किस लेवल के सवाल एग्जाम में आता है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ से कि 50 दिन 50 मैराथन वाली जो हमारी सीरीज चल रही है, उस सीरीज के 27वें पड़ाव पे आज हम लोग पहुँच चुके हैं, जो कि 21 दिसंबर की ये क्लास चल रही है। देखिए, जो भी भाई, जो भी स्टूडेंट्स होंगे जो अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, जो हमारा ये टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर लो, है ना। जो मैं आप लोगों को ये अभी इस सेशन में क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, इस सभी क्वेश्चन का पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेगा। कोई वैकेंसी आती है उसका पीडीएफ नोटिफिकेशन मिलेगा, है ना। नोट्स वगैरह सब कुछ का वहीं पर आपको पीडीएफ वगैरह मिलेगी। हर रोज की तरह एक बार मैं फॉर्मेट दिखा देता हूं कि किस लेवल के सवाल आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं। तो आप यहां से देख सकते हैं, हर एक अध्याय से, हर एक यूनिट से, चाहे आपका पावर सिस्टम का यूनिट हो, चाहे आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो, है ना, सर्किट से रिलेटेड हो, लैंप से रिलेटेड हो, हर प्रकार के, हर तरीके का और हर लेवल का सवाल आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और प्रभु का नाम लेकर के शुरू करना, अगर किसी भी काम को शुरू किया जाता है तो वो हमेशा सफल होता है ना। तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन दिल के इमोजी से भर जाना चाहिए, मुझे बोलना ना पड़े, क्योंकि आपका प्यार वहीं पर मुझे दिखता है ना। तो सबसे पहले 676 नंबर का सवाल जो है आज का हमारा पहला सवाल है। हमने 1 नंबर सवाल से शुरू किया था और 676 तक पहुंच गए, यानी कि आज 700 टोटल सवाल हम कंप्लीट कर चुके होंगे। कितनी बड़ी एक उपलब्धि है, कितनी अच्छी बात है कि हमारी मेहनत है वो दिन प्रतिदिन आगे बढ़ती जा रही है। देखो, हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में है सवाल, है ना, कि इन केस ऑफ ए फायर बाई इलेक्ट्रिसिटी विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर एजेंट इज नॉट यूज्ड टू पुट इन आउट। बिजली से आग लगने की स्थिति में, किससे आग लग रही है, बिजली से आग लगने की स्थिति में उसे बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का उपयोग नहीं किया जाता है। ध्यान रखना, किसका नहीं किया जाता है। रेत का प्रयोग किया जाता है क्या? बिल्कुल। आग जब लगी हो बिजली से, तब रेत का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब आग लगी हो इसकी, है ना, जब आग लगी हो इसकी, तो फिर किसका प्रयोग करोगे इस आग को बुझाने के लिए? तब तो रेत काम नहीं आएगी। क्या रेत काम आएगी? क्या पानी काम आएगी? पानी से इस आग को बुझाई जा सकती है, या फिर किसी केबल का प्रयोग करोगे? इसकी कोई दवा ही नहीं है, इसकी कोई दवा नहीं है। ये एक ऐसी बीमारी है, जब तक लगती नहीं तब तक इसका दवा भी नहीं ढूंढा जाता। जब लगती है और जब मन भर जाता है तो फिर इसका दवा भी अपने आप मिल जाता है ना। किसी डॉक्टर के पास इस मर्ज का दवा नहीं मिलेगा। तो कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो इसका मरीज है, एक बार कमेंट में बताना, है ना। कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो इसका मरीज हो चुके हैं। उसके लिए हम दवा बनाएंगे, उसके लिए क्या करेंगे, वैक्सीन तैयार किया जाएगा, ठीक है। देखो, रेत, अगर बिजली से आग लगी है तो रेत से बुझाई जा सकती है, लेकिन पानी से नहीं बुझा सकते हैं, है ना। ऐसा क्यों? पानी में क्या है, जल ही जीवन है, जल के बिना जल ही जीवन है और जल के बिना कुछ नहीं है। लेकिन पानी को हम यहाँ पर अवॉइड करते हैं, इसलिए कि पानी जो है ना मेरे भाई, ये क्या है, ये विद्युत की सुचालक है ना, विद्युत की सुचालक है। इसमें से करंट जो है वो प्रवाहित होता है ना, इसमें जो है करंट प्रवाहित जो है होता है। इसके पीछे की वजह है सांद्रता,
है ना, सांद्रता। जिस पानी की सांद्रता जितना अधिक होगा, जिस पानी की सांद्रता जितना अधिक होगा, उस पानी की विद्युत की चालकता उतना ही अधिक होगी, है ना। सांद्रता बोले तो सोडियम क्लोराइड, है ना, मैं ये भी क्लियर कर दूं, सोडियम क्लोराइड। और पानी में क्या होता है, ये कैल्शियम भी होती है पानी में, है ना, कैल्शियम होता है, सोडियम होता है। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे के सारे सांद्रता है। जितना ज़्यादा कैल्शियम होगा पानी में, जितना ज़्यादा सोडियम होगी पानी में, उतना ज़्यादा इसकी चालकता होगी, है ना। तो क्या अगर हम किसी एक पानी का विद्युत चालकता देखने का प्रयास करें तो कौन सा पानी ले लूँ मैं, चलो समुद्र का पानी लेता हूँ ना, समुद्र का पानी, खारा पानी। जो भी खारा पानी होता है उसकी चालकता कितनी होती है, खारा पानी की विद्युत चालकता, तो ध्यान से ध्यान देना, इसकी चालकता होती है 50 मिली सीमेंस प्रति सेंटीमीटर। कितना, 50 मिली सीमेंट प्रति सेंटीमीटर। इसके अलावा और कौन सा पानी लिया जाए, आसुत जल, जो बैटरी में डाली जाती है, चलो डिस्टिल्ड वाटर, आसुत जल। आसुत जल की चालकता कितनी होती है, अगर एग्जाम में पूछ ले तो इसकी चालकता होती है 5.5 से 6 मिली सीमेंस प्रति मीटर, है ना, 5.5 से 6 मिली सीमेंस प्रति मीटर। और कौन सा पानी ले लो, कोई, अरे पीने वाला ही पानी ले लो यार, पीने वाला पानी, है ना, पीने वाला पानी। तो पीने वाला जो पानी होता है इसका बहुत कम होता है, 0.005 से 0.03 मिली सीमेंस प्रति मीटर, है ना, ये इसकी चालकता है विद्युत की, ठीक है ना। तो इसकी इतनी चालकता होती है, देखो, ठीक है। जो पानी जितना ज़्यादा शुद्ध होगा उसमें विद्युत की चालकता उतना ही कम होगी। ओके, चलो ठीक है यार, सेशन को शेयर कर देना, है ना, जितना ज़्यादा हो सके। हर एक स्टूडेंट सेशन को शेयर करेगा। अगर मान लो कि 1000 बच्चे देख रहे हैं इस क्लास को, तो 1000 बच्चे एक एक लोगों को अगर भेजेंगे तो 2000 बच्चे आ जाएंगे, मतलब 1000 और नए बच्चे आ जाएंगे, है ना। तो आप लोग भेजने का प्रयास करिए, शेयर करने का प्रयास करिए। बाकी जो लोग हमारे साथ कनेक्ट नहीं है, जुड़े नहीं हैं, वो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ लें। अपनी तैयारी को एक बेहतर से बेहतर बनाने का जो हमारा प्रयास है ना, उस प्रयास में आप शामिल हो गए, उस प्रयास का भी आप हिस्सा बने, क्योंकि अकेले तो कुछ हो नहीं सकता, कुछ हो सकता है। एक टीचर जो है वो अपने स्टूडेंट के बिना अधूरा है, और एक स्टूडेंट अपने टीचर के बिना अधूरा है, ठीक है। देखो अगला चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज कॉमनली यूज्ड फॉर द आर्मेचर कोर इन डीसी मशीन। बहुत साफ शब्दों में लिखा है कि जो डीसी मशीनों में आर्मेचर कोर होती है उसके लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का उपयोग किया जाता है, बताओ। पीतल का प्रयोग करोगे, पीतल का प्रयोग किया जाता है विद्युत एसेसरीज में। कहाँ पर, विद्युत एसेसरीज के टर्मिनल बनाने के लिए, है ना, टर्मिनल बनाने के लिए। इस्पात का प्रयोग करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा, इस्पात। देखना यार क्या है कि जो डीसी मशीन की आर्मेचर कोर है ना, उस आर्मेचर कोर में बड़ा एक झोल होता है, उसका नाम है कोर हानि। उसका नाम क्या है, कोर हानि। और ये जो कोर हानि है ना, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने आर्मेचर का कोर बनाने के लिए कौन सा पदार्थ इस्तेमाल किया है। तो हम क्या चाहते हैं कि कोर हानि कम से कम हो, इसलिए हमने क्या लिया, हमने लिया लोहा, हमने क्या लिया, लोहा, और लिया स्टील, और क्या लिया, स्टील। तो इसमें से लोहा का जो मात्रा है ना, वो 97% रख दिया, और जो स्टील है, इस्पात, ये हमारा 3%। इसको मिक्स करके हमने बना दिया इसका एक सिलिकॉन स्टील की कोर। अब इससे हम ये होता है कि जो हिस्टैरिसीस हानि होती है ना, इसमें जो हिस्टैरिसीस हानि होती है वो कम हो जाती है। हिस्टैरिसीस हानि कैसे कम होता है कि ये जो हमारी कोर है, जब इस पर सप्लाई जाती है तो ये बार बार चुंबकित और विचुंबकित होता है। बार बार ये क्या होता है, चुंबकित तथा विचुंबकित, यानी कि मैग्नेटाइजिंग और डीमैग्नेटाइजिंग होती है। ऐसा होने से
जिससे ये क्या होता है, इसमें हीट उत्पन्न होता है, उष्मा। क्या होता है, उष्मा उत्पन्न होता है। इस उष्मा को हमें समाप्त करना है, इसलिए हमने क्या मिला दिया, स्टील मिला दिया, है ना, ताकि हिस्टैरिसीस हानि कम हो सके। और दूसरा जो होता है वो होती है हमारी एडी करंट हानि, एडी धारा हानि। इसको ना डायरेक्ट अगर आप नाम दे दो लीकेज करंट, इसको डायरेक्ट नाम दे दो लीकेज धारा तो भी बिल्कुल सही है, क्योंकि लीकेज धारा को ही एडी करंट धारा कहते हैं। इसका दूसरा नाम फोकोल्ट लॉस भी होता है, ध्यान देना, है ना, फोकोल्ट हानि भी इसको कही जाती है। तो ये जो लीकेज करंट है ना, ये क्या करती है, ये उष्मा उत्पन्न कराती है। ये क्या करती है, हीट जनरेट करती है। और दोनों की दोनों हानि हीट जनरेट करते हैं, और हमारा मेन जो काम होता है इस हीट को समाप्त करना, इसीलिए हमने इसमें क्या मिला दिया, स्टील मिला दिया, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, बी इज राइट आंसर, इस्पात। स्टील का हम मिश्रण मिलाते हैं ताकि दोनों हानियों को कम किया जा सके। और जब हमारी कोर हानि और आर्मेचर हानि बराबर हो जाती है तब डीसी मशीन उच्च दक्षता पर काम करती है। ये एक बड़ा लॉजिकली सवाल है, और ये हर डिपार्टमेंट के भर्ती का जो एग्ज़ाम होता है उसमें पूछा जाता है। कोई सा भी आप एग्ज़ाम उठा करके देख लो, है ना। ये मैं आपको पूरा हिस्ट्री बता रहा हूँ हर डिपार्टमेंट का मिला जुला करके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फर्स्ट एड स्टेप फॉर एन इलेक्ट्रिकल बर्न, मतलब कि बर्न का मतलब जलना, बिजली से जलने पर निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण प्राथमिक उपचार कदम है, प्राथमिक उपचार का कदम है। ये देखो, है ना, हाथ जो है वो जल चुका है और यहाँ पर फोले पड़े हुए हैं, फफोले। दर्द को कम करने के लिए जले हुए को जोर से रगड़ें। अरे जले हुए भाग को जोर से रगड़ दोगे ना तो दिक्कत हो जाएगा। फफोले अगर नहीं भी पड़ना होगा तो भी पड़ जाएगा, और फफोले पड़ गए तो दिक्कत हो जाएगी। जो भी फफोले बने उन्हें फोड़ दें, अगर फफोलों को फोड़ देंगे ना संक्रमण फैल जाएगा। जले को रोगाणु रहित नॉन स्टिक ड्रेसिंग से ढकें, बिल्कुल, क्योंकि धूल, डस्ट, हवा, इन सब से इसको बचाना है ना। हवा पड़े तो शुद्ध हवा, ऐसा हवा नहीं कि जिसपे धूल हो, डस्ट हो और धुआं मिला हो। तो रोगाणु रहित नॉन स्टिक ड्रेसिंग से इसको ढकिए, फिर इसका प्राथमिक उपचार करिए। अगर मान लीजिए कि बीटाडीन वगैरह है तो बीटाडीन लगा दो आप, है ना, फर्स्ट एड बॉक्स में, और कुछ हो या ना हो लेकिन बीटाडीन जरूर होना चाहिए। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है ये भी कि जब भी काम करना है ना, जब मान लो कि आप टेक्नीशियन बन गए, आप इलेक्ट्रीशियन बन गए, किसी भी कंपनी के एम्प्लॉय बन गए, तो आपको पहले अपना खुद का सुरक्षा पर ध्यान देना होगा। उसके बाद आपको अपनी सुरक्षा, अपनी हेल्थ के साथ साथ फिर मशीनों की सुरक्षा पर जोर देना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा 3 फेज प्रेरण मोटर में विकसित चुंबकीय क्षेत्र का प्रकार है। इतना बिंदास क्वेश्चन है ना कि बिल्कुल दिल खुश हो गया ऐसे सवाल को देख करके। अभी आपका भी मैं दिल खुश करता हूँ। कौन सा 3 फेज मोटर में विकसित चुंबकीय क्षेत्र का प्रकार है। अवांछनीय यानी कि अनडिजायर्ड मैग्नेटिक फ्लक्स, गलत। स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड, गलत। पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, गलत। ये घूर्णित मैग्नेटिक फील्ड है। एक्चुअल में कि घूर्णित मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होता कैसे है ना, वो देखना आप। जैसे कि हमारी जो स्टार वाइंडिंग होती है, या कोई भी वाइंडिंग हो गया, डेल्टा ही वाइंडिंग ले लो, स्टार वाइंडिंग में दिक्कत होगी तो देखो, ये स्टार वाइंडिंग है, स्टार वाइंडिंग है, ये आर फेज, ये वाई फेज, ये कौन सा 3 फेज हो गया। तीनों फेज आप यहाँ पर देख रहे हैं एक दूसरे के 120 डिग्री के फेज एंगल पर कनेक्ट है ना, 120 डिग्री के फेज एंगल पर कनेक्ट है। जब हम इन तीनों वाइंडिंग को अलग अलग सप्लाई देते हैं, इसमें आर फेज की सप्लाई आएगी, इस पे वाई की, इस पे बी की आएगी, तो इसमें आर का करंट, वाई फेज का करंट और बी फेज का करंट, यानी कि इन तीनों में अलग अलग करंट प्रवाहित होगी। जब तीनों में अलग अलग करंट प्रवाहित जब होगी तो तीनों वाइंडिंग अपना अलग अलग इसमें चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेंगे, है कि नहीं। तीनों का जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो बिल्कुल कैसा होगा, अलग अलग होगा। ये जो चुंबकीय क्षेत्र हैं इनका परिणामी सदिश योग जो होता है वो उसका एम्पलीट्यूड स्थिर होता है। समझ में आया नहीं। तीनों वाइंडिंग को हमने अलग अलग सप्लाई दिया और इसका अलग अलग चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया, है ना। और सभी चुंबकीय क्षेत्र का जो सदिश योग होता है, परिणामी सदिश योग,
उसका एम्पलीट्यूड स्थिर होता है ना। और जो इसकी ध्रुवीयता होते हैं, पोलरिटी, वो घूमते हैं। ध्रुवीयता क्या करते हैं, ध्रुवीयता क्या करते हैं, ये घूमते हैं, ये क्या होते हैं, घूर्णित होते हैं। और जो इनका परिणामी सदिश योग होता है तीनों करंट का, परिणामी सदिश योग का एम्पलीट्यूड ये कैसा होता है, ये होता है स्थिर। तो स्थिर क्या है, परिणामी सदिश योग का आयाम स्थिर है और इसकी पोलरिटी जो है ये क्या हो रही है, ये घूर्णित हो रही है, घूम रही है, जो हमें घूमता हुआ प्रतीत होता है, इसलिए हम कहते हैं घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र है। और जो ये फ्लक्स उत्पन्न हुआ चुंबकीय क्षेत्र तथा तीनों करंट तथा तीनों धाराएं ये एक दूसरे के 120 डिग्री पर होती हैं। जैसे ये वाइंडिंग 120 डिग्री पर है, ऐसे ही इन वाइंडिंग में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र और इन वाइंडिंग में चल रही अलग अलग करंट, ये सब एक दूसरे के 120 डिग्री के फेज एंगल पर होती है ना। तो इस प्रकार से घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र हमें प्राप्त होता है, जो कि किस स्पीड से चलेगा, सिंक्रोनस गति से जो चलता है। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो गया, है ना। मज़ा आ गया यार, बिल्कुल ऐसे सवाल आ जाएं तो आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू प्रोटेक्ट इक्विपमेंट फ्रॉम इलेक्ट्रिकल शॉक, बिजली के झटके से उपकरण की सुरक्षा के लिए कौन सी उपकरण का उपयोग किया जाता है, बताइए। बिजली रोधक का इंसुलेटर, सर्ज अरेस्टर, है ना, ये होगा सर्ज अरेस्टर, सर्ज अरेस्टर, लाइटिंग अरेस्टर इसको कही जाती है, क्या कही जाती है, लाइटिंग अरेस्टर। ये समझने के लिए ना मैं एक छोटा सा चित्र लेकर आया हूँ, आप इसको देखो। जैसे कि मान के चलो कि आपके घर के बगल में जो टावर लाइन निकल रही है, उस टावर लाइन का ये सर्किट है, इसमें मान के चलो कि 400 किलो वोल्ट की वोल्टेज जा रही है इस तार में। ये क्या है, ये है हमारी तार, है ना। ACSR तार होगी या फिर CCSR तार होगी, दोनों में से कोई एक तार होगी। इसमें 400 किलो वोल्ट की यानी कि 4 लाख वोल्टेज जा रही है। अब मान के चलो कि 4 लाख वोल्टेज जा रही है, सब कुछ ठीक है ना। लेकिन इस सिस्टम से जुड़े बहुत सारे उपकरण भी होंगे, वो इस हिसाब से होंगे कि इतने वोल्टेज को सहन कर जाएं या इसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग लगे होंगे। मान के चलो कि यहाँ से आकाशीय बिजली गिर जाती है, इसके ऊपर क्या आ जाती है, गाज, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको कही जाती है आकाशीय बिजली। अब ये जो आकाशीय बिजली की जो वोल्टेज होती है ना, वो लगभग 10 करोड़ वोल्टेज के बराबर होती है। कितना, 10 करोड़ वोल्टेज के बराबर होती है। जो कि ये पावर लाइन बनाया गया है 400 यानी कि 4 लाख वोल्टेज तक के लिए, और ये 10 करोड़ वोल्टेज आ गया, तो पूरा क्षतिग्रस्त हो जाएगा हमारा सिस्टम, कि नहीं होगा, पावर सिस्टम पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। तो इसको बचाने के लिए हमने तरंग जाल ले आया है। लाइटिंग अरेस्टर ये क्या करता है कि जो इतना भयानक वोल्टेज आया है वो क्या करेगा, वो यहाँ पर आएगा एक तार के माध्यम से, ठीक है ना, और नीचे एक और इलेक्ट्रोड होगा। इन 2 इलेक्ट्रोड के बीच में एक गैप मेंटेन करके रखा जाता है, इतना गैप कि ये 400 किलो वोल्ट की वोल्टेज यहाँ पर ना पार कर सके। इससे ज़्यादा हो तो इन दोनों के बीच में जो एयर है वो क्या हो जाए, आयोनाइज हो जाए, यानी कि एयर क्या हो जाए, चार्ज हो जाए। जैसे ही एयर चार्ज होगा, उस एयर में हवा की माध्यम से यानी कि हवा से करंट ट्रांसफर होने लगेगा, और ये कहाँ चली जाएगी, इस रेजिस्टेंस के माध्यम से ग्राउंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ग्राउंड हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये लाइटिंग अरेस्टर का पूरा प्रक्रिया इस प्रकार से होता है। सर्किट को सुरक्षित करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। सी नंबर है CT, इसको कहते हैं करंट ट्रांसफार्मर। ये एक प्रकार का स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। ये कैसा ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर ये होता है। ये वोल्टेज को क्या करेगा, बढ़ाता है और करंट को घटाता है। इसलिए कम मान के एम्पियर मीटर से हम लाइन के करंट का मापन कर सकते हैं। PT जो होती है इसको पोटेंशियल ट्रांसफार्मर कहते हैं, और ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होती है ना। ये कौन सी होती है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होती है, और इसमें वोल्टेज का मान कम होता है और करंट का मान अधिक होता है। इसलिए जो वोल्टेज कम है इसको छोटे मान के वोल्ट मीटर के द्वारा इसको हम मापन कर सकते हैं,
है ना, ये पीटी का काम होता है। और जब सब आप अभी लाइन अटेंडेंट का एग्ज़ाम देंगे ना, लाइन अटेंडेंट में यही सब सीटी पीटी आपकी ड्यूटी में ही आएगा, ठीक है ना, ये आपकी ड्यूटी का एक हिस्सा है, सीटी और पीटी। ओके, अगला है कि विच टूल्स इज यूज्ड द टाइटन लूज स्क्रू, टाइट करना है और लूज करना है किसको, स्क्रू को, कंट्रोल पैनल के असेंबली में, तो किसका उपयोग करोगे, मल्टीमीटर का नहीं, पेचकस का, है ना। पेचकस का प्रयोग क्या कहाँ कहाँ किया जाता है, तो देखना, ये तार को मोड़ने के लिए, तार को मोड़ने, तार को काटने, है ना, और तार को मोड़ने, काटने और फिर स्क्रू को कसने और ढीला करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। पेचकस हो गया, और पेचकस जो है ये अलग अलग बिट के अकॉर्डिंग इसका नाम रखा जाता है, स्टार बिट, माइनस बिट, है ना, जैसा इसका बिट होता है उसके अनुसार इसका नाम रखा जाता है। पिलास जो है, ओहो पेचकस का मैं उल्टा बता रहा हूँ ना, पिलास का काम है, प्लास का काम होता है, प्लायर का काम होता है तार को मोड़ना काटना। वोल्टमीटर से वोल्टेज मापेंगे, मल्टीमीटर से क्या क्या माप सकते हैं आप, धारा का मापन कर सकते हैं, विभव का मापन किया जा सकता है, प्रतिरोध का मापन किया जा सकता है, और सांत्यता परीक्षण की जा सकती है, सांत्यता परीक्षण की जा सकती है, और भी बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। अगला देखो, बैलास्ट का उपयोग किया जाता है, बताइए बैलास्ट का यूज कहाँ पर आप करेंगे, बैलास्ट का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। बैलास्ट मतलब समझते हैं, बैलास्ट मतलब क्या होता है, चोक, चोक जिसका उपयोग आप ज़्यादातर देखते होंगे CFL में, है ना, ट्यूबलाइट में, कहाँ पर, ट्यूबलाइट में इसका प्रयोग करते हैं। देखिए ट्यूबलाइट के अंदर जो गैस भरी होती है, पारा की बूंदें, आर्गन गैस जो भरी होती है, वो क्या होता है कि उसको हाई वोल्टेज चाहिए, उसको हाई वोल्टेज चाहिए आयोनाइज्ड होने के लिए। अब हमारे पास वोल्टेज तो 230 वोल्ट का है भाई, जो ट्यूबलाइट होती है उसको 230 वोल्ट देते हैं, लेकिन उसके अंदर जो गैस भरी है उसको हाई वोल्टेज चाहिए। अब हम हाई वोल्टेज लाएंगे कहाँ से, तो हाई वोल्टेज उत्पन्न करने के लिए हमने किसको लगा दिया, चोक को लगा दिया, है ना। तो आपूर्ति वोल्टेज को बढ़ाने के लिए, आपूर्ति वोल्टेज को यह क्या करता है, बढ़ाता है, इसलिए इसको चोक कही जाती है। चोक मीन्स इंडक्टर, चोक मीन्स इंडक्टर, इसको हम प्रेरक भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, प्रेरक कहते हैं। ये क्या करता है कि जब आपूर्ति वोल्टेज को बढ़ा देगा तो हमारी ट्यूबलाइट ऑन हो जाती है, प्रकाश उत्पन्न करना शुरू कर देती है। जब ट्यूबलाइट ऑन हो जाती है ना, जब ट्यूबलाइट ऑन हो जाती है तो ऑन होने के बाद, ऑन होने के बाद ये क्या करती है, धारा को कंट्रोल करती है, धारा को नियंत्रित करती है। तो कितने इसके काम हो गए, इसके दो काम हैं। स्टार्टिंग में ट्यूब को ऑन करना है, इसलिए उच्च वोल्टेज चाहिए, तो ये उच्च वोल्टेज देगा। जब ट्यूब हमारी ऑन हो जाएगी तो करंट को कंट्रोल करेगा, ये दोनों इसी का काम है। लेकिन इसमें जो करंट चलता है वो करंट चलती है मैग्नेटाइजिंग करंट। कौन सी, इसमें चलती है मैग्नेटाइजिंग करंट, है ना, चुंबकीय धारा। ये चुंबकीय धारा इस पावर फैक्टर को क्या कर देती है, इसको कम कर देती है, जिसे सुधारने के लिए हम संधारित्र का प्रयोग फिर करते हैं। इसलिए चोक में आप देखेंगे, सॉरी ट्यूब में आप देखेंगे एक संधारित्र भी लगी होती है ना, जो पावर फैक्टर को सुधारती है। तो इसका काम है आपूर्ति वोल्टेज को बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सप्लाई करंट को बढ़ाता नहीं, सप्लाई करंट को कम करता है। आपूर्ति वोल्टेज को कम करेगा नहीं, सप्लाई करंट को कम करेगा, है ना। सप्लाई करंट को कम करेगा मतलब स्टार्टिंग में ही अगर सप्लाई करंट को कम कर देगा तो ट्यूब हमारी ऑन नहीं होगी। मैनुअल रूप से संचालित यांत्रिक स्विच, मैनुअल रूप से संचालित यांत्रिक स्विच जो सामान्य रूप से ऑफ लोड स्थिति में विद्युत शक्ति प्रणाली के एक हिस्से को अलग करता है, मतलब डिस्कनेक्ट करता है। या फिर ये समझ लो कि एक लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन है ना, सब स्टेशन में मान लो एक लाइन निकल रही है, फीडर है, उस फीडर को बंद करना है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे,
आइसोलेटर का, किसका? ये देखो आइसोलेटर ऐसे होते हैं, ये हमारी मुख्य लाइन जा रही है, ये कौन सी है? मुख्य लाइन। और ये मान के चलो मुख्य लाइन 132 किलो वोल्ट की है, मान के चलो 132 किलो वोल्ट की है मुख्य लाइन। इसको हमेशा ऑफ लोड पर, इसको हमेशा नो लोड, शून्य भार पर ऑन ऑफ किया जाता है, ध्यान देना। इसको हमेशा शून्य भार पर चालू और बंद करोगे। आइसोलेटर को अगर आपकी ड्यूटी लग गई, मान लो आइसोलेटर को बंद करना है, तो जब उस पर लोड कनेक्ट नहीं होगा इस फीडर पर, तब इसको चालू और बंद किया जाता है। नहीं तो इतना भयानक स्पार्किंग होगा, इतना भयानक। आप खुद सोचो 132 किलो वोल्ट की लाइन है, इसमें स्पार्किंग कितना हो सकता है ना। इसलिए हमेशा शून्य भार पर इसको ऑन ऑफ किया जाता है। और कैसा होता है वो आप देख सकते हैं। ये होता है हमारी आइसोलेटर। कॉन्टेक्टर का काम क्या होता है? कॉन्टेक्टर का काम होता है कि मोटर तक सप्लाई पहुंचाना। इसका काम क्या होता है? मोटर तक आपूर्ति पहुंचाना। सुरक्षित पहुंचाना है ना, सुरक्षित पहुंचाना। टाइमर क्या होता है? टाइमर एक रिले होती है, और जैसे कि आप उसमें सेट कर देंगे कि अगर सर्ज करंट आ रही है या सर्ज वोल्टेज आ रहा है, या फिर मशीन हमारी ओवरलोड हो रही है, या हमारी मशीन शॉर्ट सर्किट हो गया, उस केस में जैसे ही उच्च मान का करंट चले तो ये 0.5 मिली सेकेंड में सर्किट को ट्रिप करा दे। टाइमर की ये विशेषता होती है। सीमा रिले, लिमिट स्विच। लिमिट स्विच का उपयोग तो वहाँ पर करते हैं जहाँ पर मशीनों की गति का पता लगाना हो, मशीनों की गति का पता लगाना हो, है ना, वहाँ पर, ताकि मशीनों को एक निश्चित स्थिति में रोका जा सके, है ना, ताकि मशीनों को एक निश्चित स्थिति में रोका जा सके, है ना, इसलिए इसका प्रयोग हम करते हैं। अब देखना, जो हमारी लिमिट स्विच होती है, इस लिमिट स्विच का प्रयोग अगर आप पूछोगे तो जैसे कि कहाँ पर करोगे आप देख लो, जैसे स्वचालित सीढ़ियाँ हो गई, है ना, स्वचालित सीढ़ियाँ के अलावा लिफ्ट हो गया, क्या हो गया? लिफ्ट हो गया, या फिर कन्वेयर बेल्ट हो गई, कन्वेयर बेल्ट, ठीक है ना। जैसे कि आप कई बार ऐसा होता है ना कि हमारी जो ये है लिफ्ट है बीच में ही रुक जाती है। आप सेकेंड फ्लोर से टॉप फ्लोर पे जा रहे हो, लिफ्ट आपकी रुक गई, या टॉप फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे आ रहे हो, लिफ्ट आपकी रुक गई। तो ये लिमिट स्विच से ही वो कटती है, ऑन ऑफ होती है। सर्किट को ये ऑन ऑफ करने के लिए प्रयोग करते हैं। एक उसमें मोटर लगी होती है जिससे वो हमारी लिफ्ट घूमती है। तो मोटर की गति का पता लगाने के लिए हम एक निश्चित स्थिति पर, ताकि उसको रोक सकें, इस लिमिट स्विच का प्रयोग जो है वो किया जाता है। ओके, देखो अगला ऐसा सवाल है कि अगर ये सवाल आ गया ना तो बस आपका टाइम फालतू में खोटी करेगा और कुछ नहीं, आपका टाइम खाएगा, और आंसर तो बस तुक्का ही लगाना है है ना। विद्युत सर्किट में ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर का उद्देश्य क्या है? GFCI, है ना। विद्युत सर्किट में GFCI का क्या उद्देश्य होता है? GFCI होता है ग्राउंड फॉल्ट सर्किट। यहाँ से तो एक बात समझ में आ गया होगा कि लीकेज करंट से सुरक्षा प्रदान करता होगा। ग्राउंड फॉल्ट सर्किट यही ना हुआ। विद्युत शोर को कम करने के लिए नहीं, विद्युत शोर को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है, चलो उस पर बाद में बात करें। वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए, स्टेबलाइजर का नहीं, बिजली के झटके से बचाने के लिए, बिजली के झटके से बचाने के लिए। ये कैसे बिजली के झटके को बचाता है पता है? मान के चलो कि यहाँ पर आपका एक बल्ब है, क्या है? एक बल्ब, है ना, एक बल्ब है, और इस बल्ब को हमने क्या दिया है? यहाँ पर फेज और यहाँ से न्यूट्रल दे दिया। 230 वोल्ट की हमने क्या दे दिया? सप्लाई दे दिया। इसमें करंट चल रहा है, मान के चलो 2 एम्पियर। कितना चल रहा है? 2 एम्पियर। जितना करंट फेज से पास होकर इस लैंप में जा रही है, उतना
रिटर्न भी आना चाहिए न्यूट्रल तार के थ्रू। न्यूट्रल तार का काम क्या है? करंट को रिटर्न पाथ प्रदान करना। तो जितना करंट इनपुट है उतना ही करंट रिटर्न आना चाहिए। अगर इसमें से 5 मिली एम्पियर करंट कम हो गया, इसमें से अगर 5 मिली एम्पियर करंट भी कम हो गया तो GFCI जो है ये तुरंत एक संकेत देगा। ये क्या करेगा? GFCI क्या करेगा? एक संकेत देगा। एक संकेत का मतलब एक सिग्नल है ना। ये क्या देगी? एक सिग्नल देगा। जैसे ही ये सिग्नल देगा, जो RCCB है ये तुरंत सर्किट को क्या करेगी? सर्किट को ट्रिप करा देगी। सर्किट को ट्रिप करा देगी। मतलब कि अगर 2 एम्पियर का करंट यहाँ से एंट्री हुआ और 2 एम्पियर का करंट वापस आना चाहिए, अगर वापस नहीं आया, जितना भी करंट वापस नहीं आया, मतलब कि उतना करंट वो लीकेज हो गया। क्या हो गया? लीकेज हो गया, ग्राउंड हो गया। तो ग्राउंड फॉल्ट से सर्किट को सुरक्षा करने के लिए देखिए कितने उपकरण आ गए हैं। RCCB है, RCD है, GFCI है, बहुत सारे उपकरण हैं। आंसर आपके सामने है, ऑप्शन नंबर सी, बिजली के झटके से बचाने के लिए। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा का नाम बताइए जिसकी पूर्ति उपभोक्ता की तुलना में अधिक दर पर होती है। प्राकृतिक स्रोत तो वही होते हैं ना कि जो हमें सोर्स नेचुरल से प्राप्त होते हैं। तो नेचुरल से हमें क्या मिला है? गैस नहीं, गैस तो प्राकृतिक नहीं है, ये मिनरल है। परमाणु भी मिनरल है, थर्मल कोयला भी है, सौर है ना। प्राकृतिक जो ऊर्जा है, एनर्जी है, ये है सौर। अभी का डेटा मैं बता रहा हूँ आपको, सितंबर 2025 का है ना। सितंबर 2025 का मैं डाटा बता रहा हूँ कि टोटल भारत में जो 2025 में पावर उत्पन्न हुआ है, बिजली पैदा हुई है, वो 500 गीगावाट हुआ है। कितना? 500 गीगावाट, जो कि थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, टाइडल पावर प्लांट और आपका सोलर पावर प्लांट, सभी से मिला करके एक साल में 500 गीगावाट पावर हमें उत्पन्न हुआ है ना। और अभी फिर ये बढ़ करके कुछ और ज़्यादा हो गया था, अक्टूबर नवंबर तक में 505 गीगावाट हो गई थी, है ना। 505 गीगावाट हो गया था। तो 505 गीगावाट में से जो 48% विद्युत है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो किसने उत्पादन किया था? वो सौर पावर प्लांट के द्वारा उत्पादन हुआ था। आप करीब 50% देख लो, करीब 50% देख लो। यानी कि आज भी हमारे इंडिया के अंदर बहुत बड़े बड़े सौर पावर प्लांट हैं। अगर मैं बात करूं कि भारत का सबसे बड़ा कहां पर है, तो देखना भारत का जो सबसे बड़ा सोलर प्लांट है ना, सबसे बड़ा सोलर प्लांट जो है वो आपके राजस्थान शहर में है। कहां पर है? राजस्थान के जोधपुर में। राजस्थान के जोधपुर में भाडला नाम से है ना, शायद भाडला सोलर पार्क। हाँ, भाडला सोलर पार्क नाम से है। ये भारत का सबसे बड़ा है और ये लगभग ये 14,000 एकड़ ज़मीन पर बिछी हुई है ना। 14,000 एकड़ ज़मीन पर ये सोलर पावर प्लांट जो है ये लगी हुई है। और इसकी कैपेसिटी की बात करूँ, क्षमता, तो क्षमता भी बड़ा भयानक है यार, 2245 मेगावाट। 2245 मेगावाट ये पावर डेवलप करता है। ये अपने भारत का सबसे बड़ा है, भारत का सबसे बड़ा। और सबसे छोटे की भी बात कर लेते हैं। ये हमारे सबसे छोटे की जो है ये रीवा में है। कहाँ पर है? रीवा में। एक सेशन में मैंने बताया था कि रीवा में सबसे बड़ा है, रीवा से भी बड़ा एक है। रीवा सबसे छोटा है, रीवा में है, जो कि मध्य प्रदेश में आता है रीवा। और ये जो है इसका 750 मेगावाट कैपेसिटी है, 750 मेगावाट। और ये 1390,000 एकड़ की भूमि पर इसकी स्थापना किया गया है।
जैसे आप रीवा जाएंगे तो रीवा जब जाते हैं तो टनल पड़ता है ना, अभी एक नई नई टनल बनी हुई है, 4-5 साल हो गए, तो उस टनल को जैसे ही क्रॉस करेंगे रीवा साइड में, वैसे ही पूरा वहाँ का जो ज़मीन है 1000 एकड़ की ज़मीन वो पूरा पथरीली था, न तो वो ज़मीन उपजाऊ है, वहाँ पर कुछ भी नहीं किया जा सकता था, पूरा चट्टान से बिछी हुई ज़मीन है, 1000 से भी ज़्यादा एकड़ की ज़मीन है ना। गवर्नमेंट ने उसको क्या किया, गवर्नमेंट की ज़मीन है तो उन्होंने सोलर पार्क लगा दिया 750 मेगावाट की। अब देखना क्या है कि इतना, अगर इसको देखोगे आप कि 505 गीगावाट से 48% विद्युत जो है अकेला ये प्लांट के द्वारा दिया गया है, तो इसमें वैकेंसी क्यों नहीं आती है? वैकेंसी इसलिए नहीं आती क्योंकि मोदी जी चाहते नहीं हैं। इनको तो बस एक ही चीज़ दिखता है कि बस प्राइवेट कर दो, हर चीज़ को दे दो, बेच दो, है ना, बेच दो हर चीज़ को, वो बनिया के दुकान का सामान बना रखे हैं, है ना, कि भाई हर चीज़ की बिक्री हो सकती है, हर चीज़ की खरीदारी हो सकती है। तो फिर यार, फिर ये जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ये जो राजनीति खेलते हैं, इसको भी बेच दो, इसको भी प्राइवेट कर दो, है कि नहीं? जो चीज़ प्राइवेट करने लायक है उसको करो, कोई दिक्कत नहीं है। सोलर प्लांट को आपने प्राइवेट कर रखा है, रीवा में इतनी बड़ी प्लांट है, बताओ वैकेंसी नहीं निकालते हैं आप, है ना। जोधपुर में इतनी बड़ी प्लांट है, वैकेंसी नहीं निकालते हैं आप। क्या बिना मेन पावर की चल रही है ये प्लांट? क्या बिना मेन पावर की चल रही है? और ITI वाले, डिप्लोमा वाले कैंडिडेट जो हैं, यही तो मेन पावर है किसी कंपनी का, है कि नहीं? ये हकीकत है यार, ये सच्चाई है ना। इस सच्चाई से आप पर्दा इस पर नहीं डाल सकते आप। द प्लेस वेयर इलेक्ट्रिकल पावर इज जनरेटेड यूजिंग 3 फेज अल्टरनेटर कनेक्टेड इन पैरेलल इज कॉल्ड, वह स्थान जहां समांतर रूप से जुड़े 3 फेज अल्टरनेटर का उपयोग करके विद्युत शक्ति का उत्पादन किया जाता है, क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति का जहां पर उत्पादन किया जाएगा उसको विद्युत उत्पादन केंद्र कहेंगे, और क्या कहेंगे? फीडर, वितरण विद्युत संयंत्र, पावर प्लांट, यहाँ विद्युत का उत्पादन किया जाता है, ठीक है ना। अब बिजली उत्पन्न करने के लिए बहुत सारे प्लांट होते हैं, HPCL हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, NTPC होती है हमारे ये ताप वाला, और एक होता है NPCIL न्यूक्लियर पावर प्लांट, टाइडल पावर प्लांट, विंड पावर प्लांट, सोलर पार्क, बहुत सारे प्रकार के होते हैं, ठीक है। फीडर किसको? अच्छा देखो, बिजली संयंत्र से, और फिर यहाँ पर एक ग्रिड स्टेशन होती है, ग्रिड स्टेशन के बाद होता है सब स्टेशन, इसके बाद क्या होता है? सब स्टेशन। फिर होता है हमारा वितरण स्टेशन, उसके बाद होती है सर्विस लाइन, उसके बाद क्या होती है? सर्विस लाइन। यानी कि जहाँ से पावर पैदा हुआ है, जहाँ से करंट पैदा हुआ है, वहाँ से हमारे घर तक पहुँचने में कितने सारे स्टेप लेने पड़े। देखो 1 2 3, चौथे पे हम हैं, है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लाइन जाएगी इसको हम कहेंगे फीडर लाइन। फीडर लाइन नहीं कहेंगे, इसको संचरण लाइन कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? संचरण लाइन। ये भी हमारी क्या होगी? ये भी लाइन हमारी संचरण लाइन ही होगी। संचरण लाइन यानी कि ग्रिड स्टेशन और सब स्टेशन को जोड़ने वाली जो लाइन है वो संचरण लाइन कहलाएगी। ये है हमारी वितरण लाइन, है ना। ये है हमारी वितरण लाइन, प्राइमरी वितरण लाइन, और ये भी हमारी वितरण लाइन, सेकेंडरी वितरण लाइन। और यहाँ पर हमें मिलता है 415 वोल्ट, 230 वोल्ट, सिंगल फेज और 3 फेज। तो ये पूरा इनका प्रोसेस होता है ना। पहले पावर को डेवलप किया हमने, फिर ट्रांसमिशन लाइन के जरिए ग्रिड स्टेशन तक पहुंचाया। फिर इस ग्रिड स्टेशन से हमें अगर वोल्टेज को और ज़्यादा बढ़ाना है तो हमने एक संचरण लाइन लिया, ट्रांसमिशन लाइन, और उसको भेज दिया सब स्टेशन में। सब स्टेशन से हमने वोल्टेज को डाउन करना शुरू कर दिया। डाउन करके हमने वितरण स्टेशन तक हमें भेजना है, उसके लिए हमें प्राइमरी वितरण लाइन प्रयोग करना पड़ा। फिर इस वितरण स्टेशन से जो पावर है इसको सर्विस लाइन तक भेजना है, तो सेकेंडरी हमने डिस्ट्रीब्यूशन लाइन यहाँ पर बिछाया, जो कि RCC पोल के द्वारा ये होती है और हमारे घरों तक आती है। इसको कहते हैं सर्विस लाइन। तो ये एक प्रोसेस होता है, फीडर, वितरण, सब स्टेशन, सब कुछ एक ही में क्लियर हो गया, है ना। नेक्स्ट है, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक थर्मल संचालित इलेक्ट्रोमैकेनिकल उपकरण है जो मोटरों को ओवरहीटिंग और ओवरलोडिंग दोनों से बचाता है।
देखिए मोटर को, जब मोटर हमारी ओवरहीट होती है या ओवरलोड होती है तो होता क्या है ना। जब मोटर हमारी ओवरलोड होती है तो होता क्या है, देखना। ओवरलोड का मतलब क्या है, ये आज कॉन्सेप्ट में क्लियर करके ही जाऊंगा। ओवरलोड का मतलब ये होता है कि जैसे कि मान लो कि आपके पास एक मोटर है, मोटर एक है, उसमें आप मान के चलो कि 50 न्यूटन का बल उसमें आप दे सकते हो, या फिर जो भी लोड आपको चलाना है एक पर्टिकुलर लोड आप उस पर कनेक्ट करो मोटर के शाफ्ट पर। लेकिन अगर मोटर के शाफ्ट पर लोड आप, जैसे कि मान के चलो कि मोटर का एक शाफ्ट है जो घूम रहा है ना, उस पर आपने बांध रखा है एक 50 kg का बोरी। अब उसको हटा करके अब आपने बांध दिया 1 क्विंटल का बोरी, तो मोटर ओवरलोड हो जाएगी। मोटर का ये कहना है कि ठीक है आप कितना भी लोड इस पे बांध दो, लेकिन इस लोड को घुमाने के लिए मुझे जितना ताकत चाहिए वो ताकत करंट से मिलेगा और मुझे उतना करंट दो। यानी कि मोटर क्या करेगा कि सप्लाई से सप्लाई करंट की, एक्स्ट्रा करंट की डिमांड करेगा। अब हमने जो मोटर में वाइंडिंग लगा रखा है वो उसी हिसाब से लगा रखा है पहले के हिसाब से। अगर उस पर एक्स्ट्रा करंट आया तो कॉइल जल जाएगी, है ना। तो उसी को कहते हैं ओवरलोड। ओवरलोड के केस में क्या होता है कि उच्च धारा प्रवाहित होती है, उच्च धारा प्रवाहित होती है। अब उच्च धारा जब प्रवाहित होगी तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी अधिक होगा, और वही चुंबकीय क्षेत्र बनाता है टॉर्क, और टॉर्क से ही घूमता है हमारी मोटर की शाफ्ट। तो ये ओवरलोडिंग का मतलब उच्च धारा प्रवाहित होना। और उच्च धारा अगर प्रवाहित होता है तो हम एक रिले का प्रयोग करते हैं जिसका नाम है थर्मल ओवरलोड रिले। इसमें तांबा प्लस पीतल, इसके मिश्र धातु से एक बाई मेटेलिक स्ट्रिप बनाई जाती है ना। बाई मेटेलिक पत्ती बनाई जाती है और इस पत्ती को लगाया जाता है स्टार्टर में। जैसे ही बाई मेटेलिक स्ट्रिप के जरिए उच्च धारा प्रवाहित होगी तो ये क्या होगी, ये पत्ती मुड़ जाएगी। ये पत्ती क्या होगी, गर्म होकर के मुड़ जाएगी, गर्म होकर के क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी, है ना। और जैसे ये मुड़ जाएगी तो जो मेन सप्लाई है, मेन जो ये करंट चलेगी इसी बाई मेटेलिक पत्ती से होकर चलेगी। जब ये मुड़ जाएगी तो कॉन्टेक्ट इसका हट जाएगा और फिर आगे करंट पास होना बंद हो जाएगा। इस प्रकार से सुरक्षा मिल जाती है। तो ये मेरा कहने का मतलब था कि थर्मल ओवरलोड रिले किस प्रकार से सर्किट को सुरक्षा जो है वो करती है ना। बाकी लिमिट स्विच का मैंने बता दिया था, कंट्रोल ट्रांसफार्मर, टाइम विलंब रिले, है ना। TDR जो होता है वो ऐसे ही काम करता है, ये भी सेट करना पड़ता है इसको टाइमिंग के अनुसार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल टू पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो PPE होता है फॉर इलेक्ट्रिक वर्क, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत कार्य के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उदाहरण नहीं है ना। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उदाहरण मिस करो, खुले पंजे वाले जूते, यही तो नहीं है खुले पंजे वाले जूते, यही तो आंसर होगा, है ना। जूता ऐसा होना चाहिए जो आपके पैर की सुरक्षा करे, लेकिन खुले हैं तो क्या सुरक्षा करेगा। रबर के दस्ताने, ग्लव्स जो है, हैंड ग्लव्स, ये ठीक है। गोगल्स है, ये भी ठीक है। और हार्ड हैट है, ये भी ठीक है। ये सब PPE के इसके क्या है, व्यक्तिगत सुरक्षा के उपकरण हैं। दो या दो से अधिक घुमाव की वाइंडिंग में एक दूसरे से विद्युतीय संपर्क होने पर उससे निम्न होता है, क्या होता है। दो या दो से अधिक घुमावों की वाइंडिंग में एक दूसरे से विद्युतीय संपर्क का मतलब शॉर्ट सर्किट, है ना, शॉर्ट सर्किट होना। तो शॉर्ट सर्किट होने पर क्या होता है, कैथोड ब्रेकडाउन हो जाता है, शॉर्ट सर्किट होती है। सर्किट कैसी हो जाएगी हमारी, शॉर्ट हो जाएगी। जब सर्किट शॉर्ट होती है तब प्रतिरोध का मान कैसा होता है, प्रतिरोध कैसा होता है, निम्न या शून्य, शून्य लिखो, शून्य हो जाता है। और धारा हो जाती है अनंत, और वोल्टेज हो जाती है हमारी शून्य, है ना। और पावर हो जाती है उच्च, पावर कैसा होता है, उच्च हो जाता है ना। पावर कैसा हो जाएगा, उच्च हो जाएगा। तो ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट में ये होता है।
वितरण प्रणाली में फीडर का उपयोग किसे कनेक्ट करने के लिए किया जाता है? सब स्टेशनों को वितरकों तक, सब स्टेशन को डिस्ट्रीब्यूशन तक, है ना, ये फीडर का काम होता है। नीचे दिए गए हाथ उपकरण और औजार का उपयोग किसके लिए किया जाएगा? ये चित्र देख लो आप लोग, फिर सबको पता है फाइल है ना। हो सकता है कि न दिख रहा हो, अच्छे से ब्लर दिख रहा हो, लेकिन मैं दिखाने का प्रयास करूंगा आपको। ये देखो, अब दिख रही है ना, ये थोड़ा थोड़ा सा उभरा हुआ है कि नहीं? थोड़ा सा ये उभरा हुआ है ऊपर की तरफ ये निकला हुआ है। इसका जो यूज है वो की जाती है लकड़ी के कामों में, लकड़ी को खरोचने के लिए। सीट धातु का काम करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? बास्टर्ड कट फाइल का प्रयोग किया जाता है। अगर ये नहीं है तो रास्प कट फाइल का प्रयोग आप करोगे, है ना। दोनों फाइल में से किसी भी एक फाइल को सीट धातु के में काम करने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगला है कि किस प्रकार के आरेख नियंत्रण कक्ष घटकों में भौतिक लेआउट का दृश्य प्रतिनिधित्व करता है। अब एक बात बताऊं आपको, बात ऐसा मैं बताना चाहता हूं कि आज के टाइम पे वर्ष 2025 में आप देखो कि जो हमारा ITI कोर्स का जो सिलेबस है उसमें से ड्राइंग को हटा दिया गया है, अलग कर दिया गया है ना। क्या क्या है? वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन है, ट्रेड थ्योरी है और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है। ड्राइंग को इन्होंने हटा दिया DGT ने। अब ड्राइंग का सवाल पूछ रहे हैं आपसे, नाइंसाफ़ी है कि नहीं? बिल्कुल नाइंसाफ़ी है ना। अब देखो क्या बोल रहा है कि जो एक आरेख है नियंत्रित कक्ष घटक में भौतिक लेआउट का दृश्य प्रतिनिधित्व करता है, उसको हम कहते हैं, उसको कही जाती है सचित्र आउट। सचित्र आउट का मतलब ये हो गया कि जैसे कि मान लो ये एक पैनल है, ये क्या है? विद्युत पैनल है। इस पे जो इनकमिंग होगी वो 33 kV की होगी, 33 kV का इनकमिंग होगा। अब इसमें बड़े बड़े कॉन्टेक्टर लगेंगे, बड़े बड़े ब्रेकर लगेंगे, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर लगेगा या OCB, जिसकी डिमांड रहेगी उसके अनुसार इसमें ब्रेकर लगेगा, सर्किट ब्रेकर। बड़े बड़े कॉन्टेक्टर लगेंगे, बड़े बड़े MCB लगेंगे या MCCB लगेगा, है ना। फ्यूज भी लगेगा, इसमें रिले भी लगेंगे, बहुत सारे उपकरण इसमें लगेंगे क्योंकि ये क्या है? पैनल है, ठीक है। तो अब इस इतने बड़े सर्किट ब्रेकर को आपको कहाँ पे लगाना है, कहाँ पे इंस्टॉल करना है? MCCB को कहाँ पे इंस्टॉल करना है? रिले को कहाँ पे स्थापित करना है? फ्यूज कहाँ पर लगाना है? ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा आपके सचित्र आउट से, लेआउट से, है ना। बाकी योजनाबद्ध स्कीम डायग्राम से ये पता चलता है कि जो वायरिंग करना है, जैसे कि मान लो कि हमारी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है VCB का जो एक है, इसमें मान के चलो कि ओवर वोल्टेज रिले लगी है। इस ओवर वोल्टेज रिले का कनेक्शन कहाँ से तार आएगी और कहाँ जाएगी, कहाँ पर कनेक्ट होगा, ये MCB से तार निकल करके कहाँ पर कनेक्ट होगा, ये कौन बताएगा? स्कीम डायग्राम। कौन बताएगा? स्कीम डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम बताता है कि मान के चलो कि शुरुआती डिजाइन को समझने के लिए कि एक घटक जो है ये एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। भाई ये सब विद्युत के घटक हैं, सर्किट ब्रेकर है ना, कॉन्टेक्टर है, MCB है, ये सब क्या है? विद्युत के घटक हैं। तो स्टार्टिंग डिजाइन को समझने के लिए कि कौन से घटक किस प्रकार से एक दूसरे से कनेक्ट हैं, ब्लॉक डायग्राम का इस्तेमाल किए जाते हैं। अब आपका जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है उसी में ये सब कुछ सिखाया जाता है। अब इंजीनियरिंग ड्राइंग को तो ये ख़त्म कर दिए। मध्य प्रदेश में अभी बहुत वैकेंसियाँ आई विद्युत विभाग की, जिसमें से 5-5, 6-6 सवाल, 8-8 सवाल आपके ड्राइंग के थे, है कि नहीं? तो एक तरह से गलत ये नहीं हटाना चाहिए। उस वायरिंग का नाम बताइए जो पोर्सिलिन क्लीट में समर्पित इंसुलेटेड केबल का उपयोग किया जाता है। पोर्सिलिन क्लीट में, जब बात क्लीट किया है ना तो ऑप्शन सी ही सही होगा, क्लीट वायरिंग। भाई क्लीट और क्लीट मैच हो गया। देखना, क्लीट वायरिंग जो होती है ना, ये अस्थाई वायरिंग है। ये कैसी वायरिंग है? ये अस्थाई वायरिंग होती है जो कि 230 वोल्ट के लिए इसका प्रयोग की जाती है। बैटन वायरिंग, ये भी अस्थाई वायरिंग है ना, ये भी अस्थाई वायरिंग ही है और ये भी 230 वोल्ट AC में ही यूज होता है। PVC वायरिंग, ये भी अस्थाई प्रकार की वायरिंग है। सारे वायरिंग अस्थाई वायरिंग है या टेम्परेरी वायरिंग है और सिंगल फेज वोल्टेज पर काम करते हैं।
पीवीसी नाली वायरिंग, ये है हमारी स्थायी वायरिंग। ये कौन सी वायरिंग है? ये है हमारी अस्थाई वायरिंग, टेम्परेरी नहीं है, ये अस्थाई वायरिंग है। और ये 230 वोल्ट तक ही नहीं, ये 450 वोल्ट तक के लिए काम आता है। 3 फेज और सिंगल फेज सभी के लिए काम आता है और ये सबसे पावरफुल होती है। जब आपकी बिल्डिंग तैयार हो रही होती है और जब बिल्डिंग तैयार होती है और ऊपर जब छत में सरिया बांधी जाती है, उसी टाइम पर सारे पाइप जो हैं वो बिछा दिए जाते हैं और वायरिंग बाद में करी जाती है। पाइप उसी समय कंस्ट्रक्शन के टाइम पे ही बिछाया जाता है। अगला है कि वाइंडिंग के लिए किस प्रकार के तार का उपयोग किया जाता है? सुपर तामचीनी तांबे का तार, सुपर एनामल्ड कॉपर वायर, है ना, यही होगा ऑप्शन नंबर, यही होगा सुपर एनामल्ड कॉपर तार, सुपर एनामल्ड कॉपर वायर का प्रयोग करेंगे। क्यों? कुछ तो रीज़न होगा। रीज़न तो सबसे बड़ी यह है कि इसकी जो तापमान गलनांक सीमा है वो सबसे हाई है। गलनांक सीमा जो है 1083 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। कहीं किसी बुक में 1083 लिखा होता है, किसी में 1080 लिखा होता है, किसी में 1084 लिखी होती है, लेकिन ये लगभग यही होता है 1083 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। और इसकी जो चालकता होती है, विद्युत चालकता, वो होती है सीमेंस वाला होता है 5.9 × 10⁻7 सीमेंस प्रति मीटर। ये इसकी चालकता है। अगर परसेंटेज में जानना चाहो तो 97 से लेकर के 99% तक इसकी चालकता होती है ना। ध्यान दे लो। विशिष्ट प्रतिरोध भी लिख लो कि इसकी विशिष्ट प्रतिरोध कितना होता है। विशिष्ट प्रतिरोध होती है इसकी 1.72 × 10⁻8 ओम मीटर। इतना इसकी क्या होती है? विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध इतना कम होता है, जो कि माइनस में है तो बहुत कम है, और चालकता इतनी अधिक है, गलनांक भी इतना अधिक है, इसीलिए इसका प्रयोग करते हैं। और सबसे बड़ी बात है ना कि ये होती है हमारी लचीली। कैसी होती है? लचीली होती है। और लचीली होने की, फ्लेक्सिबल होने की वजह से हम इसको कॉइल का आकार आसानी से दे सकते हैं। मोटर में हमें कॉइल बनाना पड़ता है तो कॉइल को राउंड अप गोला होता है कॉइल, तो लचीली अगर होगा तभी तो, फ्लेक्सिबल होगा तभी तो आप कॉइल का आकार दे सकते हैं। तो लचीली भी बहुत अच्छी होती है, इसीलिए हम सुपर एनामल्ड कॉपर वायर का प्रयोग कर लेते हैं। लो भाई, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से सवाल पूछा गया है कि नीचे दिया गया चिन्ह किस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का है, ये बताओ किस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का है। पी चैनल मोसफिट, मोसफिट तो है नहीं यार, मोसफिट तो ये है नहीं, है ना। मोसफिट में ड्रेन, सोर्स, गेट ये होता है। ये तो है बेस एमिटर कलेक्टर, ये ट्रांजिस्टर है। क्या है? ट्रांजिस्टर। अब कैसे डिफाइन करना है कि एनपीएन है कि पीएनपी है। एनपीएन में क्या होता है ना कि ये जो एमीटर वाला है, उत्सर्जक, ये जो हमारी उत्सर्जक वाली टर्मिनल है, इस टर्मिनल से करंट क्या हो रही है? बाहर निकल रही है। मतलब कि ये एनपीएन टाइप का है। कौन सा है? एनपीएन टाइप का है ना। ये ट्रांजिस्टर है हमारी, तो आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है ना। अगला देखो यार कि एनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में अगर कुछ आप जानना चाहेंगे तो एनपीएन ट्रांजिस्टर जो होती है ना, ट्रांजिस्टर का मतलब ये होता है, ट्रांजिस्टर कहाँ से बना हुआ है? ये बना है ट्रांसफर प्लस रजिस्टर, ट्रांसफर प्लस रजिस्टर बराबर ट्रांजिस्टर, है ना। ये इसकी सटीक परिभाषा है। हिंदी में लिखूं तो जो सिग्नल करंट होती है ना, जो सिग्नल धारा होती है, सिग्नल धारा को निम्न प्रतिरोध परिपथ से उच्च प्रतिरोध परिपथ में प्रवाहित करना, उच्च प्रतिरोध परिपथों में ट्रांसफर करना, है ना। यही इसका क्या है? इसका मुख्य काम होता है। इस सिग्नल को, इस करंट सिग्नल को, एनपीएन ट्रांजिस्टर, कोई भी ट्रांजिस्टर हो, ट्रांजिस्टर का मेन काम यही होता है। और ट्रांजिस्टर जो हमारी होती हैं, है ना, ये जो हमारी ट्रांजिस्टर होती हैं, इसका मेन काम क्या होता है? एनपीएन ट्रांजिस्टर का, एनपीएन ट्रांजिस्टर का देखो जो मेन काम होता है वो एलईडी जो होती है ना, उनको ऑन ऑफ करने के लिए, जो हमारी एलईडी होती हैं इनको
ऑन और ऑफ करने के लिए, मोटर की गति नियंत्रण के लिए, मोटर की गति नियंत्रण के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है ना, तो ये इनके उपयोग है। मोसफेट का यूज आप वहां पर करेंगे, मोसफेट का यूज किया जाता है आवाज को एम्पलीफाई करने के लिए। किसको? आवाज को प्रवर्धित करने हेतु, आवाज को प्रवर्धित करने हेतु, यानी कि वॉइस सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। आप देखते हैं ना कि जो साउंड सिस्टम होता है, मोबाइल से जब कनेक्ट करके एम्पलीफायर के थ्रू हम मोबाइल से कनेक्ट करके गाना चलाते हैं तो मोबाइल में स्पीकर का आवाज़ कितना होता है? कम ही होता है। और उसको अगर एम्पलीफायर के थ्रू साउंड में कनेक्ट कर दें तो फिर वो आवाज़ कितना ज़्यादा स्पीकर से सुनाई देता है ना। यही मोसफेट उसमें जुड़े होते हैं जो ऑडियो सिग्नल को एम्पलीफाई करके उसको बढ़ा देते हैं, आवाज़ को तेज कर देते हैं। ठीक है ना, इसलिए इसका प्रयोग ऑडियो में, रेडियो में किया जाता है, ब्लूटूथ में भी की जाती है, हर जगह इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट है कि एक अल्टरनेटर का रोटर आमतौर पर बिजली उत्पादन प्रणाली में किस प्रकार के प्राइम मूवर से जुड़ा हुआ था। प्राइम मूवर मतलब प्रथम चालक, प्रथम चालक है ना। ये तो डीजल इंजन भी होते हैं यार, पवन चक्की, भाप सब होते हैं, है ना। जो घरों में शादी ब्याह जब होती है तो हम लोग जो इंजन लाते हैं वो डीजल इंजन ही तो होता है। और गाड़ियों में जितने ट्रक हो गए, ट्रैक्टर हो गया, कारें हो गई, उन सब में अल्टरनेटर ही तो लगा होता है, डीजल वाली अल्टरनेटर। अब तो पेट्रोल वाली भी अल्टरनेटर आ गई, गैस वाली भी इंजन आ गई, है ना। अलग अलग प्रकार के इंजन आ रहे हैं, बैटरी वाली इंजन आ रही है, ई रिक्शा, ई ऑटो, ई बाइक, ई स्कूटी, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले आ गए, वो भी इंजन है। सब डीजल से चलते हैं, कोई पेट्रोल से चलता है, कोई बैटरी से चलती है। पवन चक्की में वही होता है, भाप का इंजन, इसमें टर्बो अल्टरनेटर लगाया जाता है ना। तो ये सारे अल्टरनेटर ही हैं जो बिजली का उत्पादन करते हैं, है ना। लो भाई, नेक्स्ट है, यदि 200 वाट का एक लैंप और 100 वाट का एक लैंप, मतलब दो लैंप हैं, दोनों लैंपों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है, तो कौन सा लैंप ज़्यादा रोशनी देगा। ये तो इंटरव्यू लेवल का सवाल हो गया, ऐसा सवाल तो इंटरव्यू में पूछा जाता है ना। देखिए इसका कॉन्सेप्ट ये है, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि कम वाट क्षमता वाला लैंप का प्रतिरोध अधिक होता है। लैंप का प्रतिरोध कैसा होता है? उच्च होता है ना। इसलिए ये क्या करता है, इसलिए ये वोल्टेज ड्रॉप अधिक कराता है, वोल्टेज ड्रॉप या फिर पावर खपत, इसलिए पावर खपत अधिक कराता है, अधिक कराता है। और जो पावर का खपत अधिक करेगा, मतलब कि उसको पावर अधिक मिल रहा है, और जिसको पावर अधिक मिलेगा वही तो अधिक चमकेगा। तो 100 वाट वाला लैंप अधिक चमकेगा, 100 वाट वाला लैंप अधिक रोशनी देगा, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है ना, क्योंकि इसका क्या है, रेजिस्टेंस ज़्यादा है। भाई आप यहाँ से देखो, इस फॉर्मूला से देखो, P बराबर I स्क्वायर R, P बराबर I स्क्वायर R, इस फॉर्मूला से देखो तो पावर अधिक किसको मिलेगा, जिसका रेजिस्टेंस का मान ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो पावर है वो R के समानुपाती है। R बढ़ा तो पावर बढ़ा, इसलिए ये लैंप अधिक प्रकाश उत्पन्न करेगा। एक इलेक्ट्रोकेमिकल स्विच है, इनमें से कौन सा? रिले स्विच। रिले स्विच क्या है? इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच होता है ये, है ना। टॉगल स्विच का प्रयोग वहाँ पर करते हैं, जैसे कि जो गाड़ी की हेडलाइट होती है उसको ऑन ऑफ करने के लिए एक बटन लगा होता है ना, वो टॉगल स्विच होता है, वही टॉगल स्विच होती है हेडलाइट को ऑन करने के लिए, है ना। हेडलाइटों में टॉगल स्विच लगी होती है। स्पीकर, है ना, स्पीकर, गाड़ी की हॉर्न जो होती है, हॉर्न बजाने के लिए एक बटन दबाते हैं ना, वो बटन क्या है? टॉगल बटन है। इसके अलावा भी और जगह यूज होते हैं, बहुत जगह पर यूज होते हैं टॉगल बटन का, सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए। और टू वे स्विच जो होता है, ये सीढ़ी स्टेयरकेस वायरिंग, स्टेयरकेस वायरिंग के लिए इसका प्रयोग की जाती है।
यानी कि एक लैंप को एक या एक से अधिक स्थान से जब आपको उसको कंट्रोल करना है तो टू वे स्विच का प्रयोग आप करोगे। ऑटोमोटिव अनुप्रयोगों में, ऑटोमोटिव का मतलब हो गया आधुनिक, इसका मतलब क्या है आधुनिक, है ना। ऑटोमोटिव अनुप्रयोगों में आमतौर पर किस प्रकार के अल्टरनेटर का उपयोग किया जाता है? आधुनिक अनुप्रयोगों में आमतौर पर किस प्रकार के अल्टरनेटर? श्रेणी कुंडलित अल्टरनेटर, ब्रश रहित, इंडक्शन अल्टरनेटर होता नहीं है, सिंक्रोनस अल्टरनेटर होती है, लेकिन ब्रश लेस अल्टरनेटर का यूज करते हैं। ब्रश लेस अल्टरनेटर का यूज वहां पर किया जाता है जैसे कि हमारा पावर उत्पादन हो गया, पावर उत्पादन केंद्र में, जितने भी पावर उत्पादन केंद्र हैं जहां बिजली बनाई जाती है वहां पर किया जाता है। इसके अलावा विमानों में, विमान के इंजन में, है ना, जल जहाज में, जल जहाज़ों में जो इंजन लगे होते हैं उसमें ब्रुशलेस डीसी मोटर, ब्रुशलेस अल्टरनेटर होती है। मतलब कि ब्रुशलेस अल्टरनेटर का यूज वहां पर करते हैं जहां पर ब्रश के घिस जाने की अधिक आशंका होती है। भाई हमारी जहां पर बिजली पैदा हो रही है वहां पर अल्टरनेटर, ये जो 20 बाई 20 का कमरे में मैं अभी खड़ा हूं ना, इतने बड़े बड़े उसके रोटर होते हैं। बताओ उतने बड़े रोटर में अगर आप ब्रश लगा देंगे तो वो तो ब्रश सेकेंडों में घिस जाएगा, सेकेंडों में घिस करके खत्म हो जाएगा। तो बार बार उसको चेंज करना मतलब पॉसिबल ही नहीं है वहां पर ब्रश लगाना, है ना। तो पावर उत्पादन केंद्रों में हम ब्रश लेस अल्टरनेटर का प्रयोग करते हैं, वहां पर ब्रश नहीं लगाई जाती है। विमानों में जो विमान होते हैं, है ना, इसमें जो अल्टरनेटर होते हैं वो 500 हर्ट्ज की आवृत्ति उत्पन्न करने वाली पावर उत्पन्न करते हैं। 500 हर्ट्ज के साथ आवृत्ति पावर उत्पन्न करते हैं, इतने पावरफुल होते हैं। देखो आज के मैराथन का अंतिम सवाल है, व्हाट डज द सर्किट रिप्रेजेंट? 700 नंबर का सवाल है। यह सर्किट क्या दर्शाता है? यह सर्किट देखो क्या दर्शा रहा है, देखना ना। यहाँ पर क्या है, इनपुट है, यहाँ पर इनपुट है 230 वोल्ट, 230 वोल्ट इनपुट है। फिर है यहाँ पर हमने लगा दिया है फ्यूज, ये देखो फ्यूज लगा है। यहाँ पर पुश बटन है ना। फिर आगे लगा है पुश बटन, पुश बटन के आगे है फिर कॉन्टेक्टर, और कॉन्टेक्टर भी आप देख सकते हैं केवल एक ही कॉन्टेक्टर है, सिंगल कॉन्टेक्टर है। फिर है OLR ओवरलोड रिले, फिर हमारा यह है NVC नो वोल्ट कॉइल, और यहाँ पर है न्यूट्रल, यहाँ पर क्या है न्यूट्रल तार, और इधर से जो जा रही है वो है फेज तार, है ना। अब समझना, हमने क्या किया है कि 230 वोल्ट का इनपुट दे दिया, 230 वोल्ट का इनपुट दे दिया, इनकमिंग सप्लाई दी। अब इस इनकमिंग सप्लाई में कोई दिक्कत आए उससे सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमने एक फ्यूज लगा दिया, है ना। जो हमारी एक्ट 33 है यही बताती है कि फ्यूज हमेशा फेज में लगाना, तो फेज में लगा दिया। आगे पुश बटन है, जब हम दबाएंगे तो स्टार्टर चलेगी, छोड़ देंगे तो स्टार्टर क्या होगी, तो भी चलती रहेगी तब तक जब तक सप्लाई ना कट जाए। तो पुश बटन के जरिए सप्लाई हमारी पुश बटन तक आ गई। उसके बाद एक कॉन्टेक्टर है, एक ही कॉन्टेक्टर है, तो ऐसा किस में होता है, ड्यूअल स्टार्टर में होती है। ड्यूअल स्टार्टर में केवल एक ही कॉन्टेक्टर होता है, तो ड्यूअल स्टार्टर का एक कॉन्टेक्टर है। इस कॉन्टेक्टर का जो कॉन्टेक्ट होगा, टर्मिनल होगा, उसको होल्ड कराने का काम NVC का है। NVC का काम क्या है, कॉन्टेक्टर के टर्मिनल को होल्ड कराना। अब ये होल्ड हो गया, अब ये क्या हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगी, यहाँ से करंट पास होकर के कहाँ जाएगी, ओवरलोड रिले पर जाएगी। मोटर में कोई दिक्कत आया, मोटर ओवरलोड हुआ, ओवर करंट चला, तो ओवरलोड रिले जो है ये तुरंत ये सर्किट को तोड़ देगी, है ना, ये ऑफ पुश बटन हो जाएगी। आगे है NVC। जब सर्किट शॉर्ट होती है तो ये NVC एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र बनाता है और सेचुरेट हो करके ये क्या करता है, जो स्टार्टर का जो हैंडल होता है उसको डिस्कनेक्ट कर देता है, उसको भाई उसको पकड़ के रखता है जकड़ करके। और जैसे ही सर्किट शॉर्ट होती है, हाई करंट चलता है, NVC हमारी सेचुरेट हो जाती है और फिर चुंबकत्व अपना खो देती है। जिस चुंबकीय ताकत की वजह से उस हैंडल को पकड़ के रखा था वो चुंबकीय ताकत खत्म हो गया, हैंडल छूट गया, हैंडल ऑफ के पोजीशन में चली गई और मोटर हमारी बंद हो गई। NVC को इसमें जो होती है वो सिंगल फेज
सिंगल फेज की सप्लाई दी जाती है 230 वोल्ट की। इसमें जो कॉइल होती है वो 230 वोल्ट वाली होती है। तो इसको फेज देखो कहाँ से मिल गया, इधर से फेज मिल गया, इधर से न्यूट्रल मिल गया, फेज और न्यूट्रल मिल गया, ये काम अपना करेगा। तो ये किसका है, DOL का कंट्रोल सर्किट है। ऑटो ट्रांसफार्मर हटा दो, DOL स्टार्टर का नियंत्रण सर्किट, ऑटो ट्रांसफार्मर फिर आ गया, DOL स्टार्टर का पावर सर्किट, ये है कंट्रोल सर्किट है, कंट्रोल सर्किट है DOL स्टार्टर का, ठीक है ना। तो ये पूरा सर्किट मैंने समझा दिया। ये देखो, अच्छा ऊपर हिंदी में भी यार, फ्यूज, ऑफ, संपर्ककर्ता, अधिभार रिले, NVC है ना, हिंदी में भी मैंने ध्यान नहीं दिया। तो लो भाई, ये सारे के सारे निपटा दिए मैंने, एक झटके में एक मैराथन निपट गया। अब बचा क्या, बचा है इसका PDF। क्या बचा है, PDF। तो PDF के लिए आप लोग अभी तुरंत ज्वाइन हो जाइए हमारे इस टेलीग्राम पर। कहाँ गया, ये रहा टेलीग्राम, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए। और बच्चे ना बड़ा टेलीग्राम से इस समय बड़ा जोरों शोरों से जुड़ रहे हैं, ज्वाइन हो रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि उनके काम के हिसाब से टेलीग्राम उनके लिए सही है। टेलीग्राम नोटिफिकेशन के साथ साथ में PDF भी दे रहा है, बच्चे खुश हो रहे हैं। PDF प्राप्त करना है अगर आपको तो टेलीग्राम में जाना ही होगा। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाइएगा ज़रूर, ठीक है। ये चलो 27 नंबर का मैराथन सीरीज हमारा ख़त्म हो गया। कल होगा 28 नंबर का। तो कल भी आपको लौट करके आना है। ऐसा नहीं कि इस दुनिया के भीड़ में, ज़िंदगी के इस भाग दौड़ में आपको खो जाना है और गुम हो जाना है, इस क्लास से बहुत दूर चले जाना है, ऐसा नहीं करना है। कल फिर से लौट करके वापस आना है और 28 नंबर का मैराथन क्लास देखना है आपको। देखना यार, जब एक तैयारी करने वाला विद्यार्थी जब मेहनत करता है ना, कंपटीशन के क्षेत्र में आकर के मेहनत करना शुरू करता है तो बहुत दिक्कतें आती हैं। कई बार ऐसा होगा कि टाइम ही नहीं मिलेगा आपको क्लास देखने के लिए, कई बार ऐसा होगा कि तबीयत खराब हो जाएगी, कई बार ऐसा होगा कि इतना ज़रूरी काम आ जाएगा कि ये ज़रूरी ही नहीं लगेगा, है ना। जो सबको त्याग करके और जो सबको सभी कामों को कंट्रोल में करके तैयारी पे पूरा फोकस रखता है ना, उसी का भला होता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप पूरा रिश्तेदारी छोड़ दो, दोस्तों से मिलना जुलना छोड़ दो, किसी के यहाँ आना जाना छोड़ दो, खाना पीना छोड़ दो, सोना छोड़ दो, कुछ मत छोड़ो, सब कुछ करो लेकिन एक दायरे में रह के, है ना। अगर मान लो कि 100% में से मैं बोलूँ तो 60 से 70% पढ़ाई को दो, बाकी 30% अन्य कामों को दो। अगर ज़रूरी है तो जाओ, नहीं है तो अगर आपके बिना जाए काम हो सकता है फ़ोन से तो उसको फ़ोन में करो, ठीक है ना। बाकी क्लास को मिस नहीं करो। तो यही मेरा आपसे एक गुजारिश था, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, बच्चों तक इसको पहुंचाना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना। चलिए मिलता हूं कल सुबह फिर से, तब तक आप सभी का इंतज़ार रहेगा मुझे, है ना। थैंक यू।